Hello everyone, welcome to Lopatra YouTube channel. Myself Mehak Agarwal. Today we will discuss an important topic, कलर लेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपको किसी काम को करने से डायरेक्टली मना कर दिया जाता है कि ये काम आपको नहीं करना है, तो आपको इट मीन्स ये है कि आपको वो काम इनडायरेक्टली भी नहीं करना है। वो काम आपके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो काम आपको करना ही नहीं है किसी भी तरह से। अदरवाइज वहाँ पे वो क्या होगा, कलर लेबल लेजिस्लेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, एक मान के चलो कि एक खेल का मैदान है स्कूल में। ठीक है, प्लेग्राउंड है, उसमें एक कोई भी फल का पेड़ लगा है। तो उसमें उन बच्चों से ये बोला गया है कि आपको इस पेड़ से फल नहीं तोड़ने हैं। आपको इस पेड़ से ना तो इस पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ने हैं और ना ही इस पेड़ से फल तोड़ने हैं। ठीक है, बस मतलब ये बोल दिया कि आपको इस पे पेड़ पे चढ़ना नहीं है और इसके फल तोड़ने नहीं है। ठीक, अभी बच्चों ने क्या कहा कि टीचर ने बोला है कि इस पे चढ़ना नहीं है और फल तोड़ने नहीं है। चढ़ के नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने क्या करा, बॉल बॉल से हिट करा पेड़ को, बॉल मार के, और उसके फल नीचे गिरा लिए और उस फलों को उठा लिया नीचे से। उन्होंने तोड़े थोड़ी हैं, वो तो बॉल से नीचे गिर गए। नीचे से उठाने को तो टीचर ने मना नहीं करा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। पर ये क्या है कि गलत है। वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको किसी काम को डायरेक्टली मना कर दिया कि आपको उस फल को चढ़ के नहीं तोड़ना था, तो इट मीन्स आपको उस पर बॉल मार के भी नहीं तोड़ना है। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं कि कलर लेबल लेजिस्लेशन क्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में, ठीक है, इंडियन आर्टिकल 246 में वो ये कहता है कि उन्होंने तीन लिस्ट बनाई। तीन लिस्ट कौन कौन सी बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या करा, तीनों लिस्ट में पावर्स डाली। यूनियन लिस्ट में क्या है, सेंटर की पावर्स डाली। स्टेट लिस्ट में स्टेट की पावर डाली और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों की पावर्स डाली। स्टेट और सेंटर दोनों की पावर्स डाली कि किसके पास कितनी कितनी पावर्स है। अभी ये पावर्स उन्होंने क्यों डाली, ताकि कोई भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सॉरी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे की पावर्स का मिसयूज ना करे, एक दूसरे के एरिया में दखलंदाजी ना करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पे क्या होगा, कलर लेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होगा। ठीक है, उन पे क्या होगा, कलर लेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होगा। तो अभी सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने तीन लिस्ट बनाई, तो तीनों में कौन कौन सी पावर्स डिवाइड करी। तीन लिस्ट बनाई तो तीनों में कौन कौन सी पावर्स अप्लाई करी। अभी जो यूनियन लिस्ट बनाई वो कौन सी थी, सेंटर वाली लिस्ट थी। सेंटर वाली लिस्ट में उन्होंने सेंटर की पावर्स को डाला। सेंटर की पावर्स जैसे जो हमारे पूरे देश से संबंधित है, पूरे नेशन पे अप्लाई होती है। जैसे कि हमारी सुरक्षा, एक्सटर्नल और इंटरनल पीस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल पीस, कि हम बाहर से कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं देश की, और अंदर हम कैसे अपने देश में शांति बनाए रख सकते हैं। जैसे कि हमारा डिफेंस, डिफेंस का जितना भी देख रेख है वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई भी हस्तक्षेप उस काम में नहीं कर सकती। और जैसे फॉरेन अफेयर्स, यहाँ से कौन सी फ़्लाइट कब जाएगी, कितने समय पे जाएगी, कितनी फ़्लाइट्स जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है, एयरवेज एयरलाइंस का काम जितना भी है, एयरक्राफ्ट जितना भी काम है, कर फॉरेन अफेयर्स का काम कौन देखेगा, ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हिस्से में आएगा। और जैसे कि करेंसी, इंडिया में कौन सी करेंसी चलेगी, रुपये चलेंगे। जैसे बाहर डॉलर चलते हैं, इंडिया में रुपी चलता है। तो ये करेंसी वाला काम भी, क्योंकि ये पूरे नेशन में एक है। ये किस पे दे दिया, किस पे दिया, ये दिया हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी समझ आया कि सेंटर के अंदर क्या क्या है, पूरे नेशन में जो काम लगाएंगे वो दिए उन्होंने सेंटर में। और ये ऐसे ऐसे पावर्स कितनी दी, टोटल नंबर ऑफ पावर्स दी है इन्होंने 97। टोटल नंबर ऑफ पावर्स 97। अभी आते हैं हम स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट में उन्होंने कौन कौन सी दी, जो एक राज्य से संबंधित है, एक राज्य से दूसरे राज्य की। जैसे कि व्यापार, हमारा ट्रेड,
एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर है। तो ऐसी वाली पावर्स जो उन्होंने डाल दी स्टेट लिस्ट के अंदर। अब स्टेट जो है वो राज्य के उसमें स्टेट जो है सेंटर के बीच में इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी और सेंटर स्टेट के उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। जैसे कि व्यापार है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको बीच में टैक्स वगैरह देना पड़ेगा या कुछ भी है, वो सब स्टेट लिस्ट में आएगा। ठीक है। और दूसरा आएगा हमारा जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस हर स्टेट की अलग अलग है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ही हिस्से में डाल दी है। अभी ऐसे ऐसे ये पहले कितनी पावर्स थी इनके पास स्टेट लिस्ट में? पहले थी उनके पास 61 पावर, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में इसको पावर्स को बढ़ा दिया गया। कितनी पावर्स कर दी गई? अब 66 पावर्स दे दी गई स्टेट लिस्ट में। एक आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो पावर्स दी गई हैं जो स्टेट और सेंटर दोनों को दी गई है, पर एक दूसरे की सहमति से जो फैसला लिया जाएगा वो आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट अकेली फैसला नहीं ले सकती और सेंटर गवर्नमेंट भी अकेली फैसला नहीं ले सकती, आपस में सहमति के साथ ही फैसला लेना पड़ेगा। अब ये कौन कौन से विषय? ये ऐसे विषय हैं जो स्टेट में भी होंगे और सेंटर में भी होंगे, पूरे देश में भी लागू होंगे और एक राज्य से संबंधित भी होंगे। जैसे कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक राज्य में ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा, सभी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी। तो ये सेंटर का भी विषय हो गया और स्टेट का भी विषय हो गया। इस पर पूरे कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाल दिया गया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। जैसे हमारी एजुकेशन हो गई, वो स्टेट से संबंधित है और पूरे देश से संबंधित। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ये हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई। जैसे एडॉप्शन और भी बहुत सारी हैं और इसकी टोटल नंबर्स कितने हैं? ये है टोटल नंबर्स 52। अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी स्टेट ने, जब कोई स्टेट या फिर सेंटर गवर्नमेंट इस पावर्स का उल्लंघन करती है, वो ऐसा करती है कि कोई लॉ बनाती है और ये कहती है उन्हें लगा कि ये उनके लिस्ट के अंदर आता है, पर सही में वो उनकी लिस्ट के अंदर नहीं आता, पर उन्होंने उसके ऊपर लॉ बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो लॉ बना दिया तो चलो कोई बात नहीं, बना दिया वो चलता रहेगा, नहीं। उस लॉ को वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करेगी और फैसला लेने पर सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है कि ये इन्होंने उल्लंघन किया है, ये दूसरे के क्षेत्र में इन्होंने दखल दिया है, तो वो उस पर क्या लगाएगी? कलर लेबल लेजिस्लेशन लगाएगी और उस लॉ को इनवैलिड और वॉइड कर देगी, ख़त्म कर देगी। अब उस लॉ का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो लॉ आगे से अप्लाई नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा वो लॉ। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी ये पिटीशन करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंटर गवर्नमेंट ने किसी स्टेट के काम में दखल दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट के काम में दखल दिया, तो जो भी जिसके काम में दखल देगा, जिसका काम जैसे स्टेट ने सेंटर के काम में दिया, तो सेंटर अपना जो वो सेंटर के पास अधिकार होना चाहिए पर स्टेट ने उससे छीन लिया, उसका उल्लंघन कर लिया, तो सेंटर गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ओनली एंड सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो पिटीशन दाखिल करेगा उसको ये भी दिखाना होगा कि विद प्रूफ्स कि ये जो है ये कलर लेबल लेजिस्लेशन में आएगा, कि ये उसके दायरे में ये पावर नहीं थी और ये पावर इसके दायरे में थी और इसने ऐसा नहीं किया। विद प्रूफ जब वो ये कर देगा तो उसके ऊपर उसे क्लेम करने से पहले कि ये गलत किया है इसने उल्लंघन किया है, उसके पूरे बाकायदा प्रूफ के साथ ये जाना पड़ेगा और उसे क्लेम करने के लिए उसको सारे प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे। वो प्रूफ दिखाने के बाद जब हो जाएगा तो उसके ऊपर कलर लेबल लेजिस्लेशन अप्लाई करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इसके अब ऐसा कलर लेबल लेजिस्लेशन क्यों बनाया है? ये इसीलिए बनाया है ताकि कोई भी एक दूसरे की पावर्स को काट ना सके, उल्लंघन ना कर सके। अब ऐसा होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में तो ऐसी आइटम्स हैं जो स्टेट को भी होगी और सेंटर को भी होगी, तो कोई भी एक गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद से नहीं बनाएगी। अगर कॉन्करेंट लिस्ट की किसी भी पावर का वो यूज़ करती है तो दूसरी गवर्नमेंट से उससे पूछना ज़रूरी है, ताकि एक गवर्नमेंट कि किसी भी गवर्नमेंट की पावर्स का उल्लंघन ना हो, इसीलिए ये बनाया जाता है। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है वो कर देती है, अब वो ऐसा भी नहीं है कि किसी काम को डायरेक्टली भी मना नहीं कर सकती, है ना। अभी कि इसी में बस यही बोला गया है
कि अगर आपको कोई काम दिया जाए और उसको आप डायरेक्टली नहीं करोगे तो आपको इनडायरेक्टली भी नहीं करना है। अगर आपको कोई काम मना कर दिया जाए कि नहीं करना है, तो कैसा भी हो ये मना ही है, ये आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, अभी इसके लैंडमार्क केसेस हैं, 2-3 लैंडमार्क केसेस हैं इसके, वो देख लीजिए एक बार, क्या कौन कौन से हैं। एक है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। केसी गजापति नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, इनमें से एक केस लो मैं आपको बता देती हूँ। एक केस लो हम लेते हैं एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैसूर का केस है ये। अब इसमें क्या होता है, इस केस में ये पिटिशनर एक पिटिशन डालता है, किसके अगेंस्ट डालता है, वो एक मेडिकल कॉलेज के खिलाफ डालता है, जो ये कहता है, पहले उसने एक लॉ बनाया अपने उस कॉलेज के लिए कि 75% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होगी और 25% अनरिजर्व्ड के लिए। फिर वो इसी लॉ को चेंज करके बनाते हैं कि 68% जो सीट्स हैं वो होंगी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड ST SC कैटेगरी के लिए, और 32% होगी अनरिजर्व्ड के लिए। अब इस पे पिटिशनर पिटिशन फाइल करता है कि 68% इज़ रीजनेबल और नॉट। और दूसरी बात ये कहता है वो कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर एज अ फ्रॉड का केस है। अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट ये देखता है, तो कोर्ट ये कहता है कि जो ये कैटेगरी रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड करने का फैसला है, ये एक प्रॉपर स्टेट के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने यहाँ की रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी को देख सके। तो इसके ऊपर सबसे पहली बात है कि कलर लेवल लेजिस्लेशन अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट हमारा ये जजमेंट देता है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि ये आर्टिकल 15 के अंदर फ्रॉड का केस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लोपुत्रा को फॉलो करें। थैंक यू।